हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आपको हम कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे। और आज हम लोग क्रेडिट क्रिएशन से आगे का प्रोसेस जो कि आपका जो हम कॉमर्शियल बैंक पढ़ रहे थे। जैसे बैंक में आप दो बैंक जानते हैं, एक होता है कॉमर्शियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन को हम आपको बता चुके थे। और अगला जो टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक, या इसका नाम है आरबीआई, है ना। आरबीआई जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे देश में एक ही सेंट्रल बैंक है आरबीआई, है ना। कहता आरबीआई कहते किसको है, सबसे पहले इसके बारे में हम कहते किसको है बाद में जानेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आरबीआई जो है हमारे देश में इसका इस्टेब्लिशमेंट या इसका स्थापना जो है 1935 में हुआ था। और इसका एक्ट जो बना था 1934 में बना था, है ना। कब एक्ट बना था? 1934 में। और इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका स्थापना जो है 1935 में हुआ था। और साथ साथ इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था, कहता आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो हुआ था ये 1949 में हुआ था। याद रखिएगा ये सब चीज 1949 में, है ना। तो कहा गया फिर आरबीआई कहते किसको है? कहता आरबीआई जो है हमारे पूरे देश में जो सारा बैंक है ना उस बैंकों को कंट्रोल करना इसका काम है ना। साथ साथ हमारे इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना इसी का काम है। स्टेबिलिटी इन द सेंस क्या? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। देखिए तो और इसी आरबीआई को हमारे पूरे देश में जो है बैंकों का बैंक कहा गया। इसको हम लोग बोलते हैं सारे बैंकों का बैंक। और सबसे बड़ा बैंक कहा गया सुप्रीम, है ना, सारे बैंकों का सुप्रीम। इसीलिए यहां लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी का मतलब, एपेक्स का मतलब सुप्रीम, सुप्रीम सबसे बड़ा एपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कह रहा है कि हमारे पूरे देश में जितना सारा बैंकिंग सिस्टम है उस सारे का बैंकिंग सिस्टम का एपेक्स बॉडी इसको बोलते हैं, सुप्रीम बॉडी कहते हैं, सबसे बड़ा बॉडी कहते हैं। काम क्या है? कहते हैं इट कंट्रोल, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को। और इसके रेगुलेट करने के पीछे इसका मोटिव ये होता है कि हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, है ना। अब इसके बाद कहता है कि फिर आरबीआई का कुछ कुछ फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। और इससे एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। डायरेक्ट आपको फंक्शन ये आरबीआई होता क्या ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है, आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है। तो आरबीआई का यहाँ पे 7 फंक्शन है, किसी किसी बुक में आपको 6 ही मिलेगा। एक एक करके हम सारे फंक्शन को आपको बताएंगे। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ इशू, या इसी को बोलते हैं इशूअर ऑफ करेंसी, या इसी को बोलते हैं बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। कहा कि आरबीआई जो है हमारे पूरे देश में जितने भी सारे नोट्स आप यूज कर रहे हैं ना वो सारा का सारा आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। और वो आरबीआई जो है उस करेंसी को प्रिंट करती है, कुछ कुछ को छोड़ के। जैसे किसको छोड़ के? कहा कि इसमें एक्सेप्ट कौन कौन सा, 1 रुपये का नोट्स एंड ऑल कॉइन्स। 1 रुपए का नोट और सारा सिक्का जो है इसको सिर्फ ये इशू नहीं करती है। इसको कौन इशू करती है? कहता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। उसको छोड़ के हमारे पूरे देश में जितने भी नोट्स आप यूज करते हैं, करेंसी यूज करते हैं, वो सारा का सारा आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। और इसको इशू करने का स्पेसिफिक राइट, स्पेशल राइट जो है वो आरबीआई के पास ही है। इसीलिए कहा गया ये बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है, इसी को बैंक ऑफ इशू कहा गया। क्या बोला गया इसको? बैंक ऑफ इशू। और किस 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 नोट्स को इशू नहीं करता है? 1 रुपए का जो है नोट्स और बाकी सारे डिनोमिनेशन का सिक्का जितना आप देख रहे हैं वो सारा का सारा आरबीआई इशू नहीं करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है ना। तो सारे करेंसी को राइट जो है उसको राइट इशू करने किसका है? आरबीआई के, इसलिए कहते हैं इसको इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? कहता है ये बैंकर्स बैंक है, या बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजरी रोल भी कहते हैं इसको। कहा कि बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ? कहता है बैंकर्स बैंक का मतलब ये हुआ हमारे पूरे देश में सारे बैंकों का बैंक इसको कहा गया, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं। कहता है क्या हुआ सर सारे बैंकों का बैंक का मतलब? का सारे बैंकों का बैंक का मतलब ये है हमारे पूरे देश में जितने सारे बैंक है ना उस सारे बैंकों में सबसे बड़ा बैंक यही है। और साथ साथ सारे बैंकों को रेगुलेट करना, है ना, रेगुलेट, इसको कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करना, साथ साथ इससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाना। रूल रेगुलेशन कहता है क्या सर रूल रेगुलेशन में क्या क्या आ जाएगा? कहता है रूल रेगुलेशन में आ जाएगा कि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगी पब्लिक को, अगर लोन देगी तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, कब इसको बढ़ाना है, कब इसको कम करना है, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग किसका होता है? ये आरबीआई का। इसीलिए कहते हैं ये सारे बैंकों का बैंक है और इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक कहा गया, है ना। और साथ में सुपरवाइज भी करती है सबको, तो सुपरवाइजरी रोल भी इसमें एक वर्ड और आप जोड़ सकते हैं, है ना। या कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल, है ना। अच्छा, तीसरा बोला गया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट।
कहता है तीसरा जो है ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, ये कहा कि सरकार का बैंक है। किसका बैंक है? सरकार का। क्या हुआ सरकार का बैंक का मतलब? सरकार का बैंक का मतलब ये है जैसे हमारा आपका पब्लिक का बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक है। जैसे आप में से किसी का अकाउंट जो है वो एसबीआई में होगा, किसी का पीएनबी में होगा, किसी का आईसीआईसी बैंक में होगा, किसी का एचडीएफसी बैंक में होगा। ये सब जो है पब्लिक का बैंक है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। हमारा आपका बैंक है, हम आपको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो चाहे लोन के रूप में पैसा हो, चाहे हमको डिपॉजिट करना हो, किसी को पेमेंट करना हो, भेजना हो पैसा, तो हम बैंक के पास जाते हैं ना, डील करती है बैंक हमसे या हम बैंक से डील करते हैं। तो हमारा आपका बैंक कौन सा बैंक हुआ? कॉमर्शियल बैंक। उसी प्रकार से कहता है गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत हो, जब गवर्नमेंट को पेमेंट करना हो दूसरे को, तो उसके बिहाफ में जो है वो आरबीआई पेमेंट करती है। गवर्नमेंट को पैसा किसी से लेना हो तो उसके बिहाफ में जो है एक्सेप्ट जो है वो पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट कौन करती है? वो आरबीआई करती है। इसीलिए बोला गया कि जिस प्रकार से पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक है, इसी प्रकार से बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। इसीलिए बोला गया ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है ना। चलिए होगा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। चौथा ये होगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या हुआ? कहता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब, सबसे पहले आप जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज कहते किसको है? आप जानते हैं हमारे पूरे देश में हमारे इंडिया का करेंसी जो है वो रुपी है। उसको छोड़ के दुनिया का जितना सारा करेंसी है उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। कहते सर क्या हुआ ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या हुआ? कहता है उसी को, दूसरे करेंसी को अपने पास रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? कहता है हमको अगर पेमेंट करना हो किसी को, हम सामान खरीदे वहां से, हमको उसी में पेमेंट करना हो, जैसे डॉलर हो गया, तो कहा उसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडी जो होता है ना, उसको स्पेसिफिक कस्टडी जो है वो आरबीआई के पास ही रखना होता है, या आरबीआई के पास ही राइट है कि कब मार्केट कंडीशन कैसा हो तो उसको जो है सप्लाई को बढ़ाना है, कब उसको कम करना है। तो इसीलिए कहते हैं, या गोल्ड या और भी कोई करेंसी, यूएस डॉलर, ये सारा जो है इसको आरबीआई के कस्टडी में होता है, इसीलिए कहते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, क्योंकि ये इसी के कस्टडी में होता है। ये हकदार इसको यूज करने का बिना इसके अप्रूवल के नहीं कोई कर सकता है, इसीलिए कहते हैं ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। चलिए पांचवा ये क्रेडिट कंट्रोल, ये अलग फंक्शन है, इसको बाद में बताएंगे आपको। इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का बताया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। खैर इसको हम बताएंगे आपको बाद में, सबसे लास्ट में जब हम दोनों क्लियर कर लेंगे। अच्छा छठा बोला गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कहता है क्या हुआ क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब? कहता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, ये बैंक एसबीआई है, एक बैंक है पीएनबी, है ना। कहता है ये जो है एक बिल ड्रॉ की थी, ये चेक इस पे लिखी थी और वो चेक 1000 रुपए का था, और ये जो है पीएनबी इस पे चेक ड्रॉ की और ये 500 रुपए का था। कहा कि दोनों एक दूसरे पे जो है वो चेक इशू की या ड्रॉ की या बिल ड्रॉ की, तो ये तो बताइए ये 500 का ये 1000 का, मतलब एक्सेस जो है वो 500 रुपए किसका निकल रहा है? ये 500 एसबीआई का निकल रहा है। कहता है कि ये सारे का, जिस प्रकार से हमारा आपका सबका अकाउंट जो है कहीं ना कहीं बैंक में होता है, उसी प्रकार से सारे बैंकों का अकाउंट जो होता है ना वो आरबीआई के पास होता है। ये करती क्या है ना, इस प्रकार से हमारे पूरे देश में सारे बैंकों के बीच लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा होगा ऑन द डेली बेसिस या ईयरली बेसिस, तो कहता है इसको जो है ये कैंसिल करती है, सारे बैंक जो क्लियर कर देती है, और जिसका जितना पैसा निकलेगा ना, यहाँ 500 किसका निकल रहा था? कहता है ये एसबीआई का निकल रहा था पीएनबी पे, तो उसके अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर देती है। इसलिए बोलते हैं ये अकाउंट क्लियरिंग फंक्शंस के तौर पे काम करती है, अकाउंट क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करती है, इसलिए इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के तौर पे आरबीआई काम करती है, इसी को क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं ना। और इसी जो एक बैंक दूसरे बैंकों पर जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं इसको इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कहते हैं, आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। इसी को क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। लास्ट बचा लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। कहता है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हुआ? लेंडर का मतलब होता है पैसा देने वाला, कर्ज देने वाला। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी आस, आखिरी आशा की किरण। तो कहा कि जब आरबीआई को पैसा, ये कॉमर्शियल बैंक को पैसा का जरूरत हो और उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है ना, तो लास्टली वो उसको आरबीआई ही पैसा देती है। आरबीआई किसको पैसा देती है? ये कॉमर्शियल बैंक को। किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक को। और इसको जब कहीं से पैसा का अरेंजमेंट नहीं हो तो लास्टली ये जो है लास्ट में ये दौड़ते दौड़ते जाती है आरबीआई के पास कि हमको पैसे दे दीजिए, हमको पैसे की जरूरत है, और आरबीआई को मदद करना होता है इसको। तो आखिरी आशा की आखिरी किरण या पैसा देने वाला जो आखिरी रास्ता उसके पास है वो आरबीआई है, इसीलिए कहा गया लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। कर्ज के रूप में जो वो पैसे देती है इसको, भले वो इंटरेस्ट लेती है लेकिन लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इसको पैसे देती है ना। इसी को कह दिया हम लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। ये आपका फंक्शंस था, ये क्रेडिट कंट्रोल आपको बताते हैं हम अभी अलग से, लेकिन उससे पहले अगर आपको बोलें कि ये सारे फंक्शंस को आपको याद रखना हो तो देखिए तो ऐसे याद रख सकते हैं 7 फंक्शन में। अच्छा बैंक ऑफ इश्यू को बी से हम लिख सकते हैं, बी। अच्छा ये बैंकर्स बैंक को भी बी से लिख सकते हैं, ये बी। तीसरा बैंक टू द गवर्नमेंट को भी बी से लिख सकते हैं, ये बैंक का तीनों का बी ले लिया है ना। बी फॉर
बैंक ऑफ इशू, बी फॉर बैंकर्स बैंक और बी फॉर बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ट्रिपल बी हो गया। अच्छा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इसको सी ले सकते हैं, कस्टोडियन सी, है ना। अच्छा, उसके बाद ये हमारा क्रेडिट कंट्रोल, इसको भी सी फॉर क्रेडिट कंट्रोल लिख सकते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये सी फॉर लिख सकते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या हुआ, कहता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब इसको एल से लिख दीजिए, एल। तो देखिए, तो तीन को बी को ट्रिपल बी कर सकते हैं। ट्रिपल, पहला ट्रिपल बी, बी फॉर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, बी फॉर बैंकर्स बैंक, बी फॉर बैंकर टू द गवर्नमेंट, ट्रिपल बी। अच्छा, ट्रिपल सी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सी, ये सी और ये सी क्रेडिट कंट्रोल, ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ट्रिपल बी, ट्रिपल सी और एल कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आरबीआई का फंक्शन, ट्रिपल बी ट्रिपल सी एल, है ना, याद रखिएगा इसी तरीके से। और एक फंक्शन बचा जिसको हम लोग कहे क्रेडिट कंट्रोल, याद रखिएगा क्रेडिट कंट्रोल, हम आपको बता देते हैं क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है। क्रेडिट कंट्रोल जो है ये इस फंक्शन को बताया गया, क्रेडिट कंट्रोल को, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल का मतलब, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। और उसके पीछे मोटिव क्या है, कहता है उसके पीछे मोटिव ये है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। जैसे आप पढ़ेंगे कि हमारे पास, तो हम आपको ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्रेडिट कंट्रोल अलग से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में इसके बाद वाला टॉपिक जो आपका क्रेडिट कंट्रोल है उसको लेके हम आएंगे, ठीक है। और आपको अगले वीडियो में ये क्लियर करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।